Assalamu alaikum and welcome back to my channel. In this video we are going to do lecture number 40. इससे पहले वाले वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 40 का हाफ पार्ट कर लिया था और इसमें हमने उसका रिमेनिंग पार्ट करना है। रिमेनिंग पार्ट में हमने एक एग्जांपल करनी है और उसके अलावा हमने थोड़े हार्मोनिक सीरीज़ देखने हैं कि हार्मोनिक सीरीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, या उसका इफ़ेक्ट जो है वो हमारे फंक्शन पे क्या होता है। सबसे पहले तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डिरिचलेट कंडीशंस के बारे में। उन कंडीशंस में हमने क्या पढ़ा था, उन कंडीशंस में हमने ये पढ़ा था कि ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जिसके लिए हम फोरियर सीरीज़ डिराइव कर सकते हैं और ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जिसके लिए हम नहीं कर सकते। तो तीन कंडीशंस थी। एक तो ये कि फ़ंक्शन को डिफ़ाइन होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि फ़ंक्शन या तो कंटिन्यूस हो या फिर उसमें जो डिसकंटिन्यूटीज़ है वो फाइनाइट नंबर ऑफ़ डिसकंटिन्यूटीज़ हो। और ये जो है मैक्लॉरिन सीरीज़ और फोरियर सीरीज़ का डिफरेंस यही है कि फोरियर सीरीज़ जो है वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए भी हम लिख सकते हैं, जबकि मैक्लॉरिन सीरीज़ में हम डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए सीरीज़ जो है वो नहीं लिख सकते थे। तीसरी बात ये थी कि f ऑफ x एंड f ऑफ x मस्ट बी पीस वाइज कंटिन्यूस इन द पीरियोडिक इंटरवल। जो पीरियोडिक इंटरवल हमें दिया हुआ था उसमें f ऑफ x को पीस वाइज जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, अब एग्ज़ाम्पल हम एक करते हैं। ये हमने कंडीशंस देख ली। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमने करनी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में है और ये कुछ एरर भी लिखा हुआ है, तो इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, वहाँ से हम इसको देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारी डिरिचलेट कंडीशंस थी। उसके बाद एग्जांपल में हमें कहा हुआ है कि फाइंड द फोरियर सीरीज़ फॉर द फंक्शन शोन। फंक्शन हमें इन्होंने फिर से सिर्फ एक ग्राफ की शक्ल में दिया हुआ और हमने इसके लिए फ़ंक्शन जो है वो ख़ुद लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम नोट करते हैं कि जो हमारा इंटरवल है वो कितना है, ठीक है। तो हमारा इंटरवल देखिए माइनस पाई से स्टार्ट हो रहा है और पाई तक जा रहा है। ये हमारी लिमिट है, या इसको आप पीरियड भी कह सकते हैं, ठीक है। इंटरवल्स हमारे 3 है, सॉरी मैंने गलत कर दिया। इंटरवल्स हमारे 3 है क्योंकि देखें हमारे ग्राफ के जो है ये एक पार्ट नहीं है, इसके 3 पार्ट्स बन रहे हैं, इसकी डिवीज़न हुई हुई है, ठीक है। तो इंटरवल्स हमारे पास 3 तरह के आएंगे, जबकि हमारा पीरियड क्या है, पीरियड हमारा 2 पाई है, क्योंकि देखिए माइनस पाई से पाई की तरफ जा रहा है। मैंने आपको बताया हुआ था कि माइनस पाई का क्या मतलब है, वो वाला सर्कल जो कि नेगेटिव साइड पे है, ठीक है, 180 डिग्री का सेमी सर्कल जो नेगेटिव साइड पे है। और पाई का क्या मतलब है कि वो वाली साइड जिसका जो पाई की वैल्यू है जहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो दोनों पाई की वैल्यू का अगर हम देखेंगे तो हमारा पूरा 2 पाई बन जाता है। ये जो साइन लगे हुए हैं इसका मतलब ये है कि नेगेटिव साइड पे, और प्लस का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव साइड पे, जबकि मतलब दोनों ही 180 डिग्री को शो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ माइनस पाई में 180 डिग्री नेगेटिव साइड पे है और पाई में 180 डिग्री पॉजिटिव साइड पे है, ठीक है। सो इसको कंफ्यूज नहीं करना कि पाई और माइनस पाई तो कैंसिल होकर 0 हो जाना चाहिए। यहाँ पे हम इसको 2 पाई क्यों समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब देखें हमारे ग्राफ के कितने पोर्शंस हैं। इसके 3 पोर्शंस हैं। एक ये वाला है, ठीक है, दूसरा जो है वो ये वाला है, ये माइनस पाई से ये वाला पार्ट है, ठीक, और तीसरा जो है वो ये पाई बाय 2 से पाई तक का फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे 3 पार्ट्स हैं जो कि हमने इंटीग्रेट करने हैं। अब हमने क्या करना है, लिमिट्स हमारे क्या है, 3 हमारे फंक्शन के पार्ट्स हैं, उसकी हमने लिमिट्स लिखनी है। लिमिट्स हमारी क्या है, डिफरेंट है। पीरियड हमारा 2 पाई का है, तो सबसे पहले हम माइनस पाई बाय 2 की बात करते हैं। x जो है वो माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 के दरमियान में है। और f ऑफ x हमारा क्या है, इसके लिए देखें ये इधर कांस्टेंट वैल्यू है ना, लाइन पे आ रहा है, ये देखें लाइन पे आ रहा है। इट मीन्स कि f ऑफ x हमारा क्या है, यहाँ पे f ऑफ x 0 है, ठीक है। इस तरह से अब हमने क्या करना है, f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 4, और ये कहाँ पे है, ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में देखें f ऑफ x किसके इक्वल है, ये उसके इक्वल है 4 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे ये 4 आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये f ऑफ x हमारा इधर 4 के इक्वल हो गया, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक। अब हमारा जो थर्ड पोर्शन है उसमें देखें पाई बाय 2 टू पाई। अब हम पाई बाय 2 टू पाई की बात करें, यहाँ पे f ऑफ x क्या है, यहाँ पे f ऑफ x 0 है, तो यहाँ पे हमने 0 लिख लिया, ठीक है। ये हमारे हो गए 3 फंक्शंस जो कि हमने यूज़ करने हैं। तो अब हम जो इंटीग्रेशन करेंगे उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने तीनों फंक्शन सेपरेट लिखने हैं और तीनों की हमने सेपरेट
लिमिट्स देनी है, ठीक है। जैसे हमने किया था वो लाइन इंटेग्रल्स में, अगर हमें डिफरेंट कर्व्स दिए हुए थे तो हम क्या करते थे, IC1 प्लस IC2 प्लस IC3 इस तरह ही करते थे ना, या फिर हम पहले इंटेग्रल सारे फाइंड कर लेते और फिर उनको प्लस करते थे। या फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन इस तरह भी करवाया था जिसमें हमने सारे IC1 IC2 हमने इंटीग्रेट भी एक ही लाइन में किया था और फिर उसको जो आंसर आया था उसको प्लस कर लेते। यहाँ पर हमने वही करना है कि जो IC1 है, IC2 है और IC3 है ना, उनको हमने क्या कर लेना है, उनको हमने एक ही लाइन में इंटीग्रेट करना है और जो उसके आंसर आएंगे बस उसको फिर प्लस कर लेना है उधर ही। पहले सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे, उस तरह भी कर सकते हैं। अगर पहले 0dx को आप इंटीग्रेट करते हैं, फिर C2 को इंटीग्रेट करते हैं, फिर C3 को, फिर उसके आंसर को प्लस करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से मेथड लेंथी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने कंप्यूटर पे सॉल्व करना होगा तो हमें ऐसा मेथड करना होगा जो थोड़ा सा शॉर्ट हो और जल्दी हो जाए, ठीक है। और उसमें सारे के सारे स्टेप्स भी जो हैं वो नज़र आए, क्योंकि अगर आप सेपरेट करोगे ना तो आपको सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे आप फिर थोड़े से स्टेप्स जो हैं वो स्किप करके आगे कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेप ज़रूर लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ए नॉट फाइंड करना है, AN फाइंड करना है और BN फाइंड करना है। सबसे पहले A नॉट फाइंड करते हैं। A नॉट का फार्मूला आपको पता है ना कि इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx हम करते हैं। तो f ऑफ x dx क्या हो गया, 1/π, हमने ब्रैकेट लगा लिया। f ऑफ x हमारा C1 के लिए 0 है तो ये हो गया 0dx और इसकी लिमिट्स क्या है, -π to -π/2, ठीक है। प्लस अब सेकंड देखें, सेकंड में हमारा f ऑफ x क्या है, 4 है, तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 4dx, लिमिट्स क्या है इसकी -π/2 to π/2, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट के लिए देखें, इंटीग्रल ऑफ इसका फंक्शन क्या है, 0 है, dx π/2 to π। अब देखें 0 जब dx के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। अगर हम इसको इंटीग्रेट भी करते हैं तो 0 इंटू dx की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा देखें ये 0 है, हमने इसको इंटीग्रेट किया तो dx की जगह हमारे पास x आ गया और हमने इधर लिमिट्स भी लगा दी पाई की और 0 की, ठीक है। लेकिन हम जितनी भी लिमिट्स लगा लें वो सारी की सारी वैल्यू जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो रही है और हैंस इसका हमारा आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो हम इनको क्या कर देते हैं, यहीं पे इसको 0 कर देते हैं, ये भी 0 हो जाएगा और ये वाला फंक्शन भी 0 हो जाएगा। क्या रह गया हमारे पास, सिर्फ ये -π/2 इंटीग्रल ऑफ 4dx फ्रॉम -π/2 to π/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/π इंटीग्रल 4dx को हम इंटीग्रेट करते तो ये हो गया 4x π/2 to -π/2, इसके हमने वो दे दिए, लिमिट्स इसको दे दिए। और फिर आपको पता है कि लिमिट्स आपने कैसे करनी होती है, 4x π/2 -4 -π/2 ये वाला, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे कैंसलेशंस हो गई हमारी, तो यहाँ पे क्या रह गया, 2π माइनस, ये भी देखें माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 2π, तो ये हो गया 2π प्लस 2π, 2π प्लस 2π 4π, और ये देखें पाई कैंसिल हो गया तो हमारा A नॉट क्या आ गया, A नॉट हमारा 4 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने AN फाइंड करना है, वही वाला मेथड हमने करना है। हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। सॉरी, पहले तो हम सारे फंक्शंस लिखेंगे, ठीक है। फार्मूला हमारा है 1/π इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x, और AN के साथ हम क्या लिखते हैं, cos x या sin x, सॉरी cos nx या sin nx, बिल्कुल cos nx हमने लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा cos nx, ये फिर हो गया 1/π। अब हमने सारे तीनों फंक्शन सेपरेट लिखने हैं, ठीक है। पहले 0 के लिए, फिर 4 के लिए और फिर 0 के लिए, लेकिन ये इंटरवल्स का ख्याल रखना है, इंटरवल्स में गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है। ये हमारा फुल 0 हो जाएगा, ये भी हमारा फुल 0 हो जाएगा। क्या रह गया हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ -π/2 to π/2 4 cos nx dx, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये देखें ये 4 और ये 2 कांस्टेंट है ना, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको बाहर ले आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक गलती मैंने की है, गलती तो नहीं थी, खैर मैंने अपने हिसाब से किया था। हमने स्टार्ट वाले लेक्चर्स में किया था, हमने लिमिट्स जो है वो चेंज कर दी, ठीक है। यहाँ से -π/2 हटा के हम इधर 0 लिख देते थे, ऊपर π/2, और वो हमने ये 2 कॉमन ले लिया सिमेट्री के हिसाब से, ठीक है। लेकिन ये वाला काम इधर नहीं करना है क्योंकि हमारी जो सीरीज़ हैं वो फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। सो इस वाली उसको ना देखें यहाँ पे, इसके बाद वाले स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। इसके बाद वाले स्टेप्स जो हैं ये देखें 4 और π n है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, ये जो 4 कांस्टेंट है ना, इसको हम बाहर लिख लेंगे, ये वाला 2 हमें नहीं लेना, ठीक है, इसको ना देखें आप,
ये देखिए यहाँ पे 1 ओवर पाई था ना, और ये माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू 4 cos x एन डी एक्स, ठीक है। तो ये 4 हम बाहर ले आते हैं और ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू cos एन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इसको इंटीग्रेट, और इंटीग्रल ऑफ cos एन एक्स डी एक्स क्या होता है, साइन एन एक्स, ठीक है, ओवर n होता है। तो हम वो जो यहाँ पे साइन एन एक्स ओवर n आता है उसको हमने क्या लिख लिया, बाहर लिख लिया, ठीक है। और हमने क्या किया, पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू हमने यहाँ पे लिख लिया, माइनस नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अब ये देखें हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन एन एक्स है, और साथ में हमने क्या कर लिया, पाई बाई टू एक दफ़ा लिख लिया, माइनस साइन माइनस पाई बाई टू हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्या होता है कि साइन में जब हम बात करते हैं माइनस पाई बाई टू की, ये देखिए यहाँ पे ये है साइन एंड माइनस पाई बाई टू। अच्छा, आपको अगर एक रूल याद हो तो हमारे पास जब साइन माइनस थीटा होता है ना, तो दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के ये रूल्स याद नहीं है तो वो ज़रा आप देख लें। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये साइन माइनस पाई बाई टू इज़ इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, है ना, ये वाला। तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई टू, ठीक है, माइनस साइन पाई बाई टू हमारे पास इससे आ जाएगा। तो हम इसको हम अपनी इक्वेशन में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन एन पाई बाई टू माइनस साइन एन एक्स, और ये देखें माइनस साइन पाई बाई टू हमारे पास आ गया, ठीक है, साइन एन पाई बाई टू। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू साइन एन पाई बाई टू, ठीक है। ये साइन और साइन क्या हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये आ गया 2 साइन एन पाई बाई टू, क्योंकि बाकी तो सारी वैल्यू सेम है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टार्ट में इसके 2 आ जाएगा, क्योंकि दो जो फंक्शंस है वो हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अब क्या हो जाएगा, इसको हम इक्वल करेंगे तो अगर 2 4 ज़ा 8, एंड ये हमारे पास आ गया 8 ओवर पाई एन साइन एन पाई ओवर 2, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से इसकी फॉर्म आ गई है। यहाँ पे मैंने एन नहीं लिखा हुआ, हाँ, ठीक है, ये हमारी इसकी फॉर्म आ गई। अगर आपको ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी एक सेपरेट उसमें। अगर समझ नहीं आया तो फिर मुझे ज़रूर कमेंट्स में बता दें। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि जो आपकी लिमिट्स हैं उसको आपने छेड़ना नहीं है। ये मैंने इसीलिए किया था, मैंने आपको बताना था, क्योंकि कहीं पे तो ये जो अगर हम लिमिट्स चेंज करते तो हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आ जाता है, लेकिन कहीं पे जो हमें रिज़ल्ट चाहिए वो नहीं आता, क्योंकि हम यहाँ पे फोरियर सीरीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं या फोरियर सीरीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। तो हमने लिमिट्स को नहीं छेड़ना है, ठीक है, क्योंकि हम उन्हीं लिमिट्स के हिसाब से जो अपनी कैलकुलेशंस है वो कर रहे हैं, तो हम लिमिट में कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया तो हमारी फोरियर सीरीज़ क्या बन गई, ये बन गई 8 पाई और n साइन n पाई और 2। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ को कंसिडर करना है n की। अब ये कैसे करना है, ये देखें, ए एन हमारा 0 होगा इफ़ n इज़ even। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। मतलब कि साइन ऑफ n जो है, अगर n हमारा even होगा तो साइन ऑफ पाई बाई 2 क्या होगा, 0 होगा। अगर हमारे पास साइन ऑफ ए एन जो है वो 8 n ओवर n पाई होगा, 8 ओवर n पाई होगा, अगर n हमारे पास 1 5 9 13 है, ठीक है। इसको भी हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। मतलब कि साइन अगर 1 5 9 कोई भी होगा, इन नंबर्स में से कोई होगा, पाई बाई 2, तो हमारे पास क्या आएगा, उसका रिज़ल्ट जो है वो +1 आता है। और +1 को अगर हम 8 पाई और n से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 8 पाई ओवर n आएगा। आप कह रहे हैं कि ए एन हमारा -8 और n पाई होगा, क्यों? क्योंकि अगर हमारा n जो है वो 3 7 11 होगा तो हमारा जो वो है ए एन है वो होगा -8 ओवर n पाई, ठीक है। साइन कौन सा, 3 7 11 के लिए हम अगर पाई बाई 2 लेंगे तो ये -1 होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे अगर हम पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो गए, पाई बाई 2 के मल्टीपल्स हो गए, ठीक है। मल्टीपल्स का तो आपको पता है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि अगर पाई बाई 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको मल्टीपल कर लेंगे, लेकिन अगर उसको आपने क्या करना है, उसको आप उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो आपके पास वही वाली वैल्यू आएगी जो आपके पाई बाई 2 को मल्टीप्लाई करने से आ रही है। तो वो सारे इन मल्टीपल्स पे अब यहाँ पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब कैसे डिपेंड कर रही है, हमने एक एक वैल्यू को लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये पाई बाई 2 है ना, तो हमने क्या कर लिया, साइन 4 पाई बाई 2 को हमने ले लिया, ठीक है। अब 4 हमारा क्या है, 4 इवन है ना, तो हमने एक कोई भी इवन नंबर लेके इसको हम एक्सप्लेन करें। तो ये हमारा हो गया साइन 4 पाई बाई 2
तो साइन 4π/2 को हम पहले क्या करते हैं, डिग्रीज़ में चेंज करते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर हमें डिग्रीज़ का ज़्यादा सही आंसर दे देता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा वो है ईजी है, तो हम इसको डिग्रीज़ में चेंज कर लेते हैं। ये हो गया 4π/2 इंटू 1/80π, ये हमारे पास क्या गया 360। कैलकुलेटर में साइन 360 फाइंड करें, आपके पास 0 आंसर आएगा। और इसी तरह से चेक करें, ख़ुद चेक करें, कोई और इवन नंबर लें, 2 लें, 6 लें, 8 लें, और उसको ज़रा इधर π/2 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर उसकी डिग्रीज़ निकालें और फिर उसको कैलकुलेटर में चेक करें कि उसका आंसर क्या आता है, 0 ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करें साइन π/2 की। यहाँ पे हमने क्या लिया है, हमने जो है ये 1 वाला नंबर ले लिया है। यहाँ पे हमने कहा था ना इफ़ n = 1, तो हमारे पास क्या आएगा 8 और n π आएगा। तो और हमने क्यों कहा था, क्योंकि हमारा जो साइन है वो उसमें अगर 159 π/2 हम लेंगे तो उससे हमारा रिज़ल्ट +1 आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया। तो साइन π/2 का आपको पता है कि वो क्या है, साइन 90, और साइन 90 को अगर कैलकुलेटर में आप चेक करेंगे तो उससे हमारा रिज़ल्ट 1 आता है। ठीक है, अच्छा फिर हमने कहा था कि -8 और n π आएगा। क्यों, क्योंकि अगर हमारा n जो है वो 3, 7, 11 होगा, तो अगर उसका हम साइन लेते हैं तो हमारा रिज़ल्ट क्या आता है, वो -1 आता है। अब उसको देखते हैं, हम यहाँ से फर्स्ट वाला एलिमेंट जो 3 है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइन 3π/2। साइन 3π/2 को पहले हमने क्या किया, उसको हमने डिग्रीज़ में कन्वर्ट कर दिया, हमारे पास 270 डिग्री आ गया। कैलकुलेटर में 270 डिग्री साइन 270 डिग्री चेक करें, आपके पास आंसर आएगा -1। ठीक है, सो इस तरह से हमने ये रिज़ल्ट्स डिराइव किए हैं। तो ये हमारे an के 3 पार्ट्स हो गए। अगर an 0 होगा तो क्योंकि हमने an क्या करना है, n हमारा क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन है ना। ठीक है, तो अगर हमारा n जो है वो 1 होगा तो हमारी वैल्यू प्लस आएगी, अगर 2 है तो n हमारा 0 है, और अगर 3 है तो n क्या है, वो माइनस है। इसी तरह से फिर even है तो 0, 5 है तो क्या है, प्लस है, और अगर 6 है तो फिर 0, 7 है तो क्या है, माइनस है। ठीक है, इस तरह से हमने करना है, इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन भी करती हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे पास हो गया ये प्रूफ हो गया। आपको अगर इसको और भी प्रूफ करना है तो देखें, यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखी हुई है ना 3, 7, 11 की, ये 7 यहाँ पे पुट करके देखें, यहाँ पे 7 पुट करके देखें, आपके पास -1 का रिज़ल्ट ही आएगा। ठीक है, 7 पुट करके देखें, पहले उसको डिग्रीज़ में कन्वर्ट करें और फिर उसको कैलकुलेटर में चेक करें। इसी तरह से यहाँ पे 9 को पुट करके देखें, यहाँ पे 9 को पुट करके चेक करें। ठीक है, साइन 9π/2 हो जाएगा, और उसको डिग्रीज़ में कन्वर्ट करें और फिर उसको कैलकुलेटर में चेक करें क्या आंसर आता है। ठीक है, और मुझे बताएं, फिर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम फाइंड करते हैं b ऑफ़ n। b ऑफ़ n में हमने क्या करना है, 1/π इंटीग्रल ऑफ f(x) sin nx dx, और इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा 1/π, यहाँ पे f(x) हमारा एक में 0 है, दूसरे में 4 sin और तीसरे में क्या है 0 है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये वाला भी हमारा 0 हो जाएगा। सिर्फ हमारा क्या रह जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 4 sin nx dx -π/2 to π/2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। यहाँ अंदर जो ये 4 है इसको हमने क्या कर लिया, ये कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर लिख लिया। ठीक है, सिर्फ हमने साइन nx dx को अंदर रहने दिया। अब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो साइन nx का इंटीग्रल क्या आता है, -cos nx ओवर n। ठीक है, और ये π/2 -π/2 to π/2 हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी लिमिट्स देनी है। मैंने आपको बताया हुआ है कि लिमिट्स हमेशा देकर चेक किया करें। ठीक है, तो ये हो गया 4 और पाई n ब्रैकेट्स -cos nx में हमने क्या लिख लिया, फर्स्ट में हमने क्या लिखा। अच्छा, यहाँ पे जो ये n है ना, इसको भी हम बाहर ले गए हैं, क्योंकि ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो इसको अगर हम अंदर लिखें या बाहर लिखें डजेंट मैटर। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ हमने जो वैल्यूज़ देनी है तो उसमें इसका कोई काम नहीं है। तो ये हो गया cos nx π/2 माइनस cos n माइनस π/2। अच्छा, आपने अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स बताए थे कि अगर हमारा cos होता है माइनस थीटा, ठीक है, तो दैट इज़ इक्वल्स टू cos थीटा। किसके इक्वल होता है वो, cos थीटा के इक्वल होता है। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स में है। तो ये हो जाएगा माइनस cos n π/2, और ये क्या हो जाएगा हमारा cos माइनस थीटा हमारा क्या है, प्लस cos के इक्वल है ना, तो ये हो गया प्लस cos n π/2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें, अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा होता है ये प्लस इसलिए आया है क्योंकि ये माइनस cos माइनस n π/2 आता है। ठीक है, क्योंकि हम माइनस करें और हमारी वैल्यू क्या है, वो माइनस cos n π/2 है ना, तो ये होगा माइनस cos n माइनस π/2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा cos
कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू अगर ये माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। तो ये माइनस कॉस एन पाई बाई टू एंड प्लस कॉस एन पाई बाई टू ये दोनों कैंसिल हो गए और इसलिए हमारे पास यहाँ क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। और 4 पाई बाई एन को अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, ज़ीरो। तो बी एन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ज़ीरो। इसलिए अब हमारा क्या आ गया, ए नॉट हमारा 4 आ गया, बी एन 0 है और ए एन क्या है, 0 है। अगर इवन है, अगर एन इवन है, 8n पाई है अगर n हमारा क्या है 159 है, और -8n पाई है अगर n हमारा 3711 है। अब इसकी जनरल फॉर्म देख लें, f ऑफ x 1 और 2 a नॉट प्लस सम ऑफ n इज इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ये हमारा जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। चूँकि बी एन हमारा क्या है, बी एन हमारा 0 है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 को चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1/2 ए नॉट हमारा क्या है 4 है, तो ये हो गया A4 प्लस ए एन कॉस एन एक्स। ओह, यहाँ पर मैंने समेशन नहीं लिखा हुआ, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, समेशन ऑफ ए एन कॉस एन एक्स और क्या है, n इज़ इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी को जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने ए एन की वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे देखें कटिंग हो गई, 2 1 जा 2 2 जा 4, ये हमारे पास हो गया 2 प्लस, अब हम इसको ओपन करें, ठीक है। तो ये हो गया 8/1 पाई कॉस 1x। अब ये हमारी ये जो पार्ट है हमारा किसके लिए, ये 1 के लिए, ठीक है। गौर करना है ज़रा। अब ये देखिए, ये सेकंड में हम कह रहे हैं 0 इंटू कॉस 2x। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड पार्ट है और इसकी वैल्यू क्या है, ये 2 के लिए है। ये मैंने इसलिए इसको ओपन करके लिखा है ताकि आपको बिल्कुल सही समझ आ जाए, और ये जो बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, तो उससे आप कंफ्यूज ना हो। अब ये देखें, ये है, हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास 3 है तो क्या होगा, -8n पाई होगा, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया -8n हमारा क्या है, 3 है, पाई cos 3x, क्योंकि यहाँ क्या था, cos nx था। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हमने क्या लगा दिया, 3। यहाँ पे देखें, जहाँ पे n था वहाँ पे हमने 1 लगा दिया, यहाँ पे जहाँ n था वहाँ हमने 2 लगा दिया। और यहाँ पे a n की वैल्यू क्या होती है, अगर हमारा जो वो है 2 है, अगर n हमारा 2 है यानी इवन है, तो हमारा ए एन क्या है, 0 है, तो हमने यहाँ 0 लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा था कि अगर n हमारा वो है 3 है, तो हमारा जो ए एन है वो होगा -8/3 पाई, वो हमने लिख लिया, ठीक है। अब अगले पार्ट की तरफ देखें। अगले पार्ट में 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद 4 आता है। 4 भी क्या है, इवन है, तो cos 4x और cos 4x यानी इवन n के लिए हमारा क्या था, ए एन क्या था, 0 था, ठीक है। तो हमने इधर 0 लिख लिया प्लस 8। अब क्या है, अब 5 की बात हो रही है, ठीक है, 5 की बात हो रही है। तो देखें यहाँ पे 5 कहाँ पे है, ये रहा 5। तो अगर 5 है तो हमारी वैल्यू क्या है, 8/n पाई है, तो हमने क्या लिख ली, प्लस 8/n, n क्या है, 5 है, पाई। ये हमारा 5th टर्म हो गया। अब हम बात करते हैं 6th टर्म की। 6 क्या है, 6 ऑड है या इवन है, इवन है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, इवन के लिए हमारा ए एन क्या होगा, वो 0 होगा, ये 6th टर्म है, ठीक है। और इसी तरह से 7th टर्म में देखें, 7th टर्म हमारी क्या है, 6 के बाद क्या आता है, 7। 7 के लिए हमने क्या कहा था, ए एन क्या होगा, -8/n पाई, तो ये हमने लिख लिया -8 और n क्या है, 7 पाई इंटू कॉस 7x, यानी कि एन एक्स है 7x, ये हमारा 7th टर्म है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं इधर और इसको चेक करते हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं उसमें हम 0 वाली वैल्यूज़ कैंसिल कर देते हैं। ये 0 की वैल्यू है, ये कैंसिल हो गई, ठीक है। ये वाली जो है, ये 0 की वैल्यू है, ये कैंसिल हो गई। ये 0 की वैल्यू है, ये भी कैंसिल हो गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया, 2 प्लस 8/पाई cos x प्लस प्लस ये तो कैंसिल हो गया ना, तो -8/3 पाई cos 3x, ठीक है। अब इसके बाद देखें कौन सा रह गया, ये कैंसिल हो गया है, तो ये हो गया प्लस 8/5 पाई cos 5x, ठीक है। और ये भी कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या है, -8/7 पाई cos 7x, ठीक है। और इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो वैल्यू आती है 8 की, तो 8 तो हमारा 0 होगा, और 8 के बाद क्या आता है, 9। और 9 के लिए हमने क्या कहा था, 9 के लिए हमारा 8 और n क्या होगा, प्लस होगा, तो इसलिए यहाँ पे हमने प्लस लिखना है। ये बात आपने गौर से देखनी है कि यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, यहाँ पे आप प्लस लिख रहे हो, ठीक है। क्या लिख रहे हो, प्लस लिख रहे हो, क्यों, क्योंकि अगला जो टर्म है वो n, वो 9th टर्म है, और 9 के लिए हमारा क्या है, वो जो n है वो क्या है, +8/n पाई है, ठीक है, +8/n
n पाई है, ये आपने याद रखना है, इसलिए यहाँ पे आप प्लस लिख रहे हैं। यहाँ माइनस लिखेंगे ना तो भी गलती निकाली जाएगी, ठीक है। अब देखें, अब हमने इसको क्या कर लिया, 8 ओवर पाई कॉस x माइनस 8 ओवर 3 पाई कॉस 3x। अब हमने ये वैल्यू जो है ये लिख ली है सारी सही करके। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा, 8 पाई यहाँ पे भी है, 8 पाई यहाँ पे भी है, ठीक है, 8 पाई यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 8 पाई मौजूद है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इस 8 पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 2 प्लस 8 और पाई, फिर ब्रैकेट कॉस x रह गया यहाँ पे क्या रह गया, माइनस 1 ओवर 3 कॉस 3x, फिर क्या है यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या रह गया 1 ओवर 5 कॉस 5x माइनस 1 ओवर 7 कॉस 7x, ठीक है। इस तरह से ये हमारी जो एग्ज़ाम्पल है ये सॉल्व होगा और ये हमारी फोरियर जो इक्वेशन है या फोरियर सीरीज़ का जो फार्मूला है वो हमने डिराइव कर लिया इस ग्राफ के लिए, ठीक। आई होप आपको समझ आ गया, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछें। अच्छा, नेक्स्ट बात हो रही है हार्मोनिक्स की, ठीक है। तो इसमें हमने ये बात करनी है कि हार्मोनिक्स जो हमारे ये जो फंक्शंस है जो हम बता रहे हैं, ये जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये हमारे फंक्शन पे इसका इफ़ेक्ट क्या है, ठीक है। तो जो हमारी ये सीरीज़ के टर्म्स होते हैं ये एक ख़ास इसका इफ़ेक्ट होता है ग्राफ पे। मैंने एक कुछ दिन पहले एक ग्राफ बनाने की वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि हम MS वर्ड पे ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वही मेथड यूज़ करके आप ये वाला सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई करो ना, तो उसमें अगर आप लिखोगे x के लिए, जब आपसे फर्स्ट टाइम लिखोगे ना ये 2 प्लस 8 ओवर पाई कॉस x अगर लिखोगे तो आपका ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह का ग्राफ आपका बनेगा। और अगर फिर आप उसके साथ सेकंड टर्म लिख लोगे, ये सेकंड टर्म जो है ये -1 और 3 cos 3x, अगर ये आप इसके साथ लिख लोगे तो आपका ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा और जो है तो प्रॉपर शेप में आ जाएगा। ये हमारा ग्राफ है ना, ठीक है, तो ये आपका थोड़ा और प्रॉपर शेप में आ जाएगा। फिर अगर आप इसके साथ थर्ड टर्म लिख लोगे, ठीक है, ये वाली थर्ड टर्म जो है ये वाली अगर आप लिख लोगे, ये 1 ओवर 3 नहीं है, 1 ओवर 5 है ना, नहीं यहाँ पे मिस्टेक की हुई है, ठीक है। ये 1 ओवर 5 अगर आप लिख लोगे इसके साथ तो ये देखें ये जो है और भी थोड़ी सी इसकी फॉर्म जो है वो सही होती जा रही है। वही बात है कि पहले थोड़ी लाइन सीधी थी, जैसे आप साथ टर्म्स ऐड करते जा रहे हैं तो उसकी जो वो लाइन की शेप है वो जो है वो एक सीक्वेंस में आती जा रही है, ठीक है। ये देखें ये थर्ड हमने लिखा तो ये इस तरह की सीक्वेंस में आएगा। जैसे हमने इसके साथ फोर्थ टर्म लिख लिया -1 और 7, तो देखें ये कितना इसके बिल्कुल वो क्या कहते हैं, बिल्कुल इसके नज़दीक आ गया। जैसे वो कह रहे हैं अप्रोच कर रहा है, इसकी जो ओरिजिनल जो शेप है ना उसको अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे हम टर्म जो है वो प्लस करते जा रहे हैं या माइनस करते जा रहे हैं, जो भी हमारा सीरीज़ में जो टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। ये देखें एज अ नंबर ऑफ़ टर्म्स इंक्रीज द ग्राफ ग्रेजुअली अप्रोचेज द शेप ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर वेव फॉर्म। ये बात भी आपने याद रखनी है, ये आपके MCQs में आ सकता है कि जैसे जैसे हमारा जो वो है टर्म्स जो है वो इंक्रीज़ होती जाती हैं तो उस तरह से हमारा जो ग्राफ है वो क्या करता है, वो ओरिजिनल स्क्वायर की वेव फॉर्म में जाने लगता है, ठीक है। द रिपल्स इंक्रीज़ इन नंबर एंड डिक्रीजेज इन एम्पलीट्यूड, और जो रिपल्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये जो इस तरह के ये रिपल्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो ये इंक्रीज़ हो जाते हैं, जबकि हमारे जो वो हैं एम्पलीट्यूड्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। जो इसमें ये गैप आ रहे हैं ना लंबे लंबे जो इसमें ये कर्व्स टाइप आ रहे हैं, तो ये जो है ये डिक्रीज़ होने लगते हैं, जबकि रिपल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। ये बात भी आपने याद रखनी है, MCQs में आ सकती है। बट अ परफेक्ट स्क्वायर वेव फॉर्म एज अनअटेनेबल इन प्रैक्टिस, ये बात भी आपने याद रखनी है लेकिन कि जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर वेव फॉर्म है ना वो अनअटेनेबल है, उसको हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक सीरीज़ है ना, अब हम सीरीज़ में तो इन्फिनिटी ऑफ नंबर्स आते हैं, तो ये बिल्कुल इसके इक्वल अप्रोच तो कर सकता है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन बिल्कुल स्क्वायर फॉर्म में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो n हमने लिया था ना वो तो अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो इन्फिनिटी में हम कितने नंबर्स देखेंगे कि वो बिल्कुल स्क्वायर की फॉर्म आ जाए, ठीक है। सो ये बात याद रखनी है कि जैसे जैसे आपकी टर्म्स जो है वो इंक्रीज़ होती जाएंगी तो रिपल्स जो है वो इंक्रीज़ होंगी और एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर वेव फॉर्म कभी भी नहीं आएगा। दैट इज़ अनअटेनेबल इन प्रैक्टिस, ओके, कीप दैट इन माइंड, दिस कैन कम इन योर MCQs, ओके। अच्छा, सो फॉर प्रैक्टिकल पर्पज द फर्स्ट फ्यू टर्म्स नॉर्मली सफिस टू गिव एन एक्यूरेसी ऑफ एक्सेप्टेबल लेवल। ये बात भी आपने याद रखनी है। कह रही हैं कि जो पहले कुछ होते हैं प्रैक्टिस के लिए, पहले जो कुछ टर्म्स होती हैं ना, मतलब कि 3 या 4 टर्म्स,
वो क्या कर लेती है, वो नॉर्मली सरफेस टू गिव एन एक्यूरेसी ऑफ एक्सेप्टेबल, तो वो एक एक्सेप्टेबल लेवल तक एक हमें शेप दे देती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा स्क्वायर था, ये हमने 4 इसके टर्म्स लिख ले, तो ये एक देखें एक एक्सेप्टेबल हमारा फॉर्म इसकी आ गई तकरीबन। यहाँ पे भी देखें थोड़ा ऊपर नीचे, यहाँ पे भी। तो इस तरह की बात करें, ठीक है। तो जब भी आपने सीरीज़ लिखनी है तो कम से कम उसमें फ़र्स्ट 4 या 5 टर्म्स लिख के तो उसके बाद उसको छोड़ना है, और साइन का ख्याल रखना है। अगर आगे प्लस आ रहा है तो प्लस लिखना है, अगर आगे माइनस आ रहा है तो माइनस लिखना है। ठीक है, जितनी टर्म्स लिखी हैं उसके बाद वाला जो भी साइन आ रहा है तो वही वाला साइन लिखना है। साइन गलत लिखेंगे ना तो भी मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, सो इसका ख्याल रखना है। इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा अगर आपने ये जो फंक्शन मैंने अभी ये हार्मोनिक्स की बात की है, अगर इसको आपने प्रैक्टिकली देखना है तो कमेंट करके बताएं। मैं उसकी छोटी सी वीडियो बना के आपको वर्ड पे ये फंक्शन बना के आपको बताऊंगी कि ये जो है ये जैसे जैसे हम टर्म्स ऐड करते जाते हैं वैसे वैसे इसका जो फंक्शन है ये एक सही शेप में ना इसकी शेप जो है वो डिफरेंट होने लगती है और ये एक सही शेप में आने लगता है। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर नंबर 40 एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। इसमें से खामखा एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ओके, so see you in the next topic and the next lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.